हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस और सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि JS6 में स्टाइल एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट कैसे ऐड करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि एट्रीब्यूट को JS6 में कैसे ऐड किया जाए, जहाँ पर कि हमने बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को दिखाया था। लेकिन एट्रीब्यूट में स्टाइल एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट ये हमें अक्सर मोस्टली हर कंपोनेंट पर हमने ऐड करना पड़ता है। तो कैसे ऐड करेंगे एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम लोग अपने डेस्कटॉप पर, और ये रहा VS कोड, जहाँ से कि मैं इस कोड ऐप कंपोनेंट का सारा कोड मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी क्या यहाँ पर रहने देता हूँ main.jsx। ठीक है, जहाँ पर कि ऐप कंपोनेंट है जिसको कि मैंने डिफॉल्ट इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन, सॉरी FUNCTN फंक्शन ऐप। ठीक है, रिटर्न लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। मैं मान लीजिए यहाँ पर लेता हूँ क्या, एक या सपोज कर लिए एक फ्रेगमेंट यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक लेता हूँ क्या S2, और इस S2 के अंदर मैं लिखता हूँ क्या, हेलो साउसॉफ्ट। ठीक है, देखिए अगर मैं इतना कर दिया तो अगर अब मैं इसको रन कर दूं npm रन dev, तो ये हमें एक पोर्ट पर रन करके देगा आउटपुट। ठीक है, देख लीजिए ये हमें यहाँ पर इस पोर्ट पर रन कर दिया। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ ब्राउजर पर, इंटर हिट मारा, देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या दिखा, हेलो साउसॉफ्ट। F12 कर लीजिए, और इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी एलिमेंट पर तो H2 है। ठीक है, इस पर अभी हमने कोई भी एट्रीब्यूट सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टाइल एट्रीब्यूट पहले इस पर हम लोग सेट करके देखते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, स्टाइल। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी एट्रीब्यूट में अगर आपको वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में देनी है तब तो सिंगल कोट्स या डबल कोट दे दीजिए। अगर आपको अदर देन स्ट्रिंग कुछ भी पास करनी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन हमने दे दिया। अब स्टाइल के अंदर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट सेट करना होता है कि कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो उसको हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखना होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कोई स्टाइल सेट करते हैं JSS के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम अदर देन स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमें स्टाइल के लिए ऑब्जेक्ट रखना है तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए। मैंने दिया क्या, कलर। ये CSS का प्रॉपर्टी है कलर। कलर में दे दिया मैंने क्या, रेड। ठीक है, फिर दे दिया मान लीजिए क्या, फॉन्ट साइज। देख लीजिए सारा सजेस्ट करने लगा। फॉन्ट साइज कैमल केस में देना होता है, देख लीजिए कैमल केस में फॉन्ट साइज। ये फॉन्ट साइज मान लीजिए मैं दे देता हूँ क्या, 40px। देख लीजिए, अब अगर आप यहाँ आकर के देखेंगे, देख लीजिए 40px। शायद फॉन्ट साइज 40px पर समझ में नहीं आ रहा है तो 100px करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख लीजिए हो रहा है ना, देखिए। तो आप लोग के अगर माइंड में आ रहा होगा कि सर ये फॉन्ट साइज इस तरीके से कैसे आ रहा है, जबकि हम CSS में लिखते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हटाया मैंने, सपोज कर लीजिए कि मैं ऐसे ही कुछ लेता हूँ यहाँ पर CSS, और यहाँ पर देता हूँ क्या, फॉन्ट, या यहाँ पर मान लीजिए हम अभी अप्लाई नहीं किए हुए हैं। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिए, और पैराग्राफ पर दे दिया हमने क्या, फॉन्ट। देख लीजिए फॉन्ट साइज इस तरीके से हमें देना होता है। मान लीजिए हमने दिया यहाँ पर क्या, 100px। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉन्ट और साइज के बीच में हाइफन है। ठीक है, यही फॉन्ट साइज जब आप यहाँ पर JSS में लिखेंगे तो ये आप इसको प्रॉपर्टी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या 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 करना होता है, ये जो हाइफन है, हाइफन को हटा करके हाइफन के जो बाद वाला जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल लेटर में लिख देना है। बन गया फॉन्ट साइज। यही फॉन्ट साइज आपको यहाँ पर लिखना है। हालांकि ये सजेस्ट भी करता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपने लिखा क्या, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, अब ये बैकग्राउंड कलर अगर हमें यहाँ पर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हाइफन हटाएंगे और हाइफन के बाद वाला जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल में लिख देंगे। देख लीजिए यही बैकग्राउंड कलर अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए
कॉपी कमेंट, यही बैकग्राउंड कलर का मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिएगा वैसे ही यहाँ पर आएगा ऑप्शन बैकग्राउंड कलर, देख लीजिए बैकग्राउंड कलर है कि नहीं है, सी कैपिटल लेटर में यानी कैमल केस में लिखना होता है। बैकग्राउंड कलर में मैं दे देता हूँ क्या, मान लीजिए येलो, हो गया, देख लीजिए बैकग्राउंड कलर भी आपके यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखिए अब क्या करते हैं हम, इसको अभी हटाते हैं हम, इसका कोई काम नहीं है। देखिए ये जो हमने अभी कोड करा, ठीक है, ये उतना परफेक्ट अभी नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कमेंट, थोड़ा सा देखिए जब भी आप कोई कोड करिए, ठीक है, तो रीडेबिलिटी, उसमें रीडेबिलिटी रहनी चाहिए, रीडेबल रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप इस पर स्टाइल एट्रीब्यूट लिख रहे हैं और यहाँ पर 5-10 से आपने एट्रीब्यूट सेट कर दिया इसके अंदर सीएसएस का, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको थोड़ा सा, इसको आप डिजाइन सही कर लेंगे, इस तरीके से रख लीजिए, देख लीजिए डिजाइन थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो रीडेबिलिटी सही रहता है। जो अभी आप कोड करिए उसमें उसका रीडेबिलिटी 100% सही रहना चाहिए, देख लीजिए अब ये कोड आपका अच्छा माना जाएगा एज कंपेयर टू ये। ठीक है, तो आप ऐसे कोड करिए, देखिए आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिए आउटपुट पर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, देखिए अब अगर सपोज कर लीजिए हमने क्या कर दिया, हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया, अब सीएसएस का कोई भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सीएसएस का कोई भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर करना है क्या, हमने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल करनी है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, अब ये फॉन्ट स्टाइल में दे देता हूँ क्या, इटैलिक दे दूँ, इटैलिक दे देता हूँ, इटैलिक दे दिया, देख लीजिए इटैलिक में दिखेगा आपको, देख लीजिए इटैलिक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी सीएसएस का प्रॉपर्टी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कैमल केस में ही लिखना है, जैसे आप सीएसएस में लिखते थे वैसे भी अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे लिखते हैं सीएसएस में, फॉन्ट हाइफन स्मॉल एस होता है, ऐसे होता है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको आपको सिंगल कोट्स के अंदर रख देना है, देख लीजिए रख दिया हमने, काम करेगा। उसी तरीके से ये बैकग्राउंड कलर हाइफन और सी को स्मॉल में कर दीजिए, एग्जैक्ट में सीएसएस वाला कोड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग ना सीएसएस के अंदर, देख लीजिए ये भी चलेगा। स्टाइल फॉन्ट स्टाइल के लिए भी क्या, हाइफन और एस को स्मॉल में कर दीजिए, देख लीजिए ये भी कोड चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करते नहीं है, इतना मेहनत कौन करेगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस यहीं पर काम करता है, ठीक है, और कैमल कस में प्रॉपर्टी दे देता है। ठीक है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए आउटपुट पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ये भी चलेगा, बस उसको आपको क्या करना है, सिंगल कोट्स के अंदर रख देना है। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि आप ऐसे प्रॉपर्टी के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, देखिए आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अगर सपोज कर लीजिए हमने स्टाइल, अब एक एलिमेंट पर हमने स्टाइल लगा लिया, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर एक और H3 ले लेता हूँ, H3, और यहाँ पर देता हूँ क्या, हाउ आर यू लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इस H3 पर तो कुछ अप्लाई नहीं होगा, देख लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस H3 पर भी यही सेम स्टाइल अप्लाई हो, मुझे अगर इस H3 पर भी यही सेम स्टाइल अप्लाई करनी होगी तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट, देख लीजिए इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी अप्लाई हो गया, है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम रिपीटेड कोड कर रहे हैं, अगर हमें सेम स्टाइल सेम कंपोनेंट पर ही अगर हमें मल्टीपल टाइम यूज करना पड़े तो ये हमारा कोड क्या हो गया, रिपीटेड कोड हो गया, यहाँ पर भी, है कि नहीं। तो रिपीटेड कोड हमें नहीं करना चाहिए, अगर आप एक अच्छा डेवलपर हैं, ठीक है, तो आपको एक रिपीटेड कोड को अवॉइड करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि हमें रिपीटेड कोड ना लिखना पड़े। क्यों, क्योंकि अगर इसमें मान लीजिए कि अगर हमें कल को कुछ चेंज करना पड़े तो मुझे यहाँ मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ग्रीन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे ग्रीन करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी ग्रीन करना पड़ेगा, और जहां जहां मैं लिखा रहता है वहां वहां ग्रीन करना पड़ता है, देख लीजिए अब दोनों जगह पर ग्रीन आएगा। ठीक है, तो रिपीटेड कोड में ये दिक्कत होता है, अगर एक जगह पर कुछ चेंजेज आ गया तो मुझे सारी जगह पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीटेड कोड को हम क्या कर लेंगे, हटाएंगे, अवॉइड करेंगे, कैसे, देख लीजिए अब हमारा स्टाइल क्या है ये, ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि जेएसएस के अंदर जो आप स्टाइल लिखते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, एक वेरिएबल कॉन्स्ट ले लिया और दे देता हूँ क्या, क्या माई STYLE, माई स्टाइल, और इसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया,
ये बन गया वेरिएबल। ठीक है, अब इस माई और माई स्टाइल को आप यहाँ पर ला करके रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी ला करके रख दीजिए, क्या दिक्कत है, देख लीजिए कोड कितना छोटा हो गया। वन टाइम हमने यहाँ पर लिखा और इसी को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। देख लीजिए आउटपुट पर कोई फर्क पड़ा? आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई किसी लेवल पर दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अगर आप लोग के माइंड में लग रहा हो कि सर ये तो फंक्शन कंपोनेंट है, क्लास बेस्ड में कैसे करेंगे? क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या क्लास। ठीक है, जिनको आइडिया नहीं होगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, तो पीछे का वीडियो देख लीजिए जहां पर कि हमने बताया है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास और नाम देता हूं क्या? ऐप। एक्सटेंड क्या? कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट कहीं ऊपर इंपोर्ट हो गया, ऊपर कहीं देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, इसको यहाँ से उठा करके यहीं पर रख लीजिए, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके अंदर क्या लिखना है, हमें क्या करना है? हमने रेंडर मेथड लिखना होता है, रेंडर। और इस रेंडर के अंदर हमें क्या लिखना है? यही सेम चीज लिख दूंगा मैं, ये रिटर्न। ठीक है, रिटर्न पेस्ट, देख लीजिए, है ना, हो गया। अब ये हमें वेरिएबल नहीं मिलेगा, ये वेरिएबल आप उठाइए, ये डाल दीजिए, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, देख लीजिए, अब ये कॉन्स्ट नहीं रहेगा, ये हटा दिया हमने, हो गया। अब इसको क्लास बेस्ड में, चूंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, तो क्लास बेस्ड क्लास का एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए अगर एक्सेस करिएगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पर दिस डॉट लिखना पड़ेगा। देख लीजिए एरर आ चुका होगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, माई स्टाइल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर दिस डॉट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? दिस डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास का प्रॉपर्टी है, तो क्लास के प्रॉपर्टी को क्लास में यूज करने के लिए दिस इंस्टांस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। दिस क्या है आगे हम बताएंगे भी, अगर आप लोग का आइडिया नहीं होगा तो। ठीक है, देख लीजिए अब ये काम करना शुरू कर देगा, अब ये काम करना शुरू कर देगा। देखिए इसी कोड को टेंशन मत लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक अच्छे तरीके से अभी कंपोनेंट नहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम सब कुछ बताएंगे। देखिए अब ये जो प्रॉपर्टी है, इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि इस प्रॉपर्टी को आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाइए। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ठीक है, इसके अंदर बनाइए। और इसके अंदर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट। बाकी सारा कोड ऐसे ही रहेगा, यानी कि क्लास के अंदर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो उसको आप कंस्ट्रक्टर से बाहर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हैं। देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर आइएगा, रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पर अभी क्या आएगा? एरर आएगा। एरर क्या बोल रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, देख लीजिए अब बोल रहा है कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपने दिस यूज कर लिया तो इससे पहले, दिस को यूज करने से पहले एक सुपर मेथड होता है, सुपर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्या होता है सुपर मेथड? ठीक है, क्यों कॉल करना पड़ता है? ठीक है, इसका अच्छे तरीके से आप लोग को लाइव में आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बहुत एक कुछ हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन देखिए अभी पहले देख लीजिए, यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, कोई एरर नहीं है। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि सुपर मेथड जो है ये अपने पेरेंट, अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। देख लीजिए अब इस हमारा यहाँ पर क्लास क्या है? ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ऐप है, और ये एक्सटेंड किया हुआ है, यानी कि इनहेरिट किया हुआ है कंपोनेंट क्लास को। देख लीजिए ये क्या है? क्लास है, यानी कि ये जो है क्लास है, इस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास, यानी कि जो बेस क्लास कौन सा है? ये कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आप चाइल्ड क्लास में, यानी कि ड्राइव्ड क्लास में अगर हम लोग दिस को एक्सेस करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो दिस को एक्सेस करने से पहले कंस्ट्रक्टर में आपको सुपर मेथड कॉल करना होता है, इसलिए क्योंकि पेरेंट जो क्लास है, यानी कि जो बेस क्लास है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। तो यानी कि जो सुपर मेथड है ये अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है मैं किसी एक वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये इंटरव्यू का एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अभी आप मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाकर के ये सुपर के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करिए। ठीक है, सारा वीडियो आप लोगों को यहाँ पर आएगा कॉर्पोरेट लेवल तक का। ठीक है, देख लीजिए ये काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं
वापस से हम क्या करते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को बनाते हैं, और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में अभी हमने क्या कर दिया, स्टाइल को अप्लाई करना सिखाया। ठीक है, क्लास को कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप सीखिए। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन क्या ऐप नाम दे दिया। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, इसके अंदर सपोज कर लीजिए मुझे एक, मैंने क्या लिया, H2 लिया, और फिर से देता हूँ क्या, HELLO, हेलो, हेलो अजीत देता हूँ, हेलो अजीत। ठीक है, देखिए अभी इस पर कुछ भी नहीं है, कोई स्टाइल नहीं हमने लगाया हुआ है, सिंपल आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इस पर क्लास लगानी है, तो क्लास कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लास बनाया क्या है, HEADER, हेडर। ठीक है, 2-3 क्लास में यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मैं मल्टीपल क्लास भी आप लोग को अप्लाई करके बताऊंगा। तो मैंने हेडर नाम का बनाया, और इसमें देता हूँ क्या, कलर। कलर में दे दिया मान लीजिए क्या, PINK, पिंक। ठीक है, FONT फॉन्ट साइज दे दिया मैंने, मान लीजिए फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में क्या दे दूं, फॉन्ट साइज में देता हूँ क्या, 1000 px, 100 px। इसी तरीके से मैं एक और बनाता हूँ क्या, TITLE, टाइटल नाम का। ठीक है, इसमें देता हूँ क्या, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल क्या, इटैलिक। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और पैराग्राफ पर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देता हूँ क्या, कलर। कलर में दे दिया क्या, GRWN, ग्रीन, और BSC के बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पर ग्रीन। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता है, GRWN, ग्रीन, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में देता हूँ क्या, YELLO, येलो। देख लीजिए ये दोनों क्लास है। ठीक है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो क्लास हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्टली टैग पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब इस CSS को मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो लिंक होगा ना। इंपोर्ट डॉट स्लैश क्या, डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS। ठीक है, देख लीजिए अभी अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने क्लास यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट नहीं किया हुआ है। तो क्लास एट्रीब्यूट सेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम। क्योंकि जो क्लास कीवर्ड है क्या होता है, क्लास कीवर्ड CSS में भी होता है और जावास्क्रिप्ट में भी होता है, और ये जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को हम लोग JSS में मिक्स करके कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए CSS वाली जो क्लास है उसको हम लोग क्लास नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे देना है हमने, हेडर। ये क्लास क्या नाम है, क्लास का हेडर नाम है। ठीक है, कॉपी करा, और यहाँ पर दे देता हूँ क्या, हेडर। देख लीजिए ये पिंक कलर में आ जाएगा, आया कि नहीं आया, पिंक कलर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर अब हमें मान लीजिए इस पर मल्टीपल लगाना है क्लास, ठीक है, मल्टीपल क्लास, तो कॉपी कमेंट। मल्टीपल क्लास लगानी हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे करते हैं नॉर्मली, यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर क्या, दूसरे क्लास का नाम क्या है, टाइटल नाम है। कॉपी करा हमने, और यहाँ पर टाइटल हो गया। देख लीजिए टाइटल में क्या लिखा हमने, इटैलिक करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए ये इटैलिक हो चुका होगा, इटैलिक में देख लीजिए हो चुका है। ठीक है, देखिए जो हमने अभी यहाँ पर क्लास नेम लिखा, जब इसका HTML बना होगा तो वहां पर क्लास नेम नहीं बना होगा, क्योंकि HTML को क्लास नेम समझ में नहीं आता, वो तो आपने रिजेक्ट के लिए लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर क्लास बना हुआ है, क्लास में क्या है, हेडर और टाइटल। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर आइए, अगर आप यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चाहते हैं क्या, देखिए ये तो हमने क्लास अभी अप्लाई किया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली एक पैराग्राफ पर कुछ अप्लाई हो जाए, और यहाँ पर दे दूं क्या, हाउ आर यू लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक पेरेंट दीजिए, तो इन दोनों को कट करके फ्रेगमेंट और एक पेरेंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अब इस पर मैंने कोई क्लास अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये इस पैराग्राफ पर देखिए ये CSS हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग पर क्लास लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी आप पैराग्राफ टैग यूज करिएगा वहां पर कलर ग्रीन और बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। यहाँ पर पैराग्राफ हमने यूज किया हुआ है, इस पर वो अप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए ग्रीन और क्या, बैकग्राउंड येलो हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं CSS को, उसमें कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट को, और कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्लास एट्रीब्यूट को। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए, आगे चल करके हम लोग स्टाइल और क्लास से रिलेटेड और भी डीपली बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे और उसको डायनेमिक करना सीखेंगे, तो उस पर हम लोग डायनेमिक CSS कैसे अप्लाई करेंगे वो सब कुछ भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना
अभी के लिए सही है, ठीक है। धीरे धीरे आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार यहीं पर आपको डायनेमिक सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग कंडीशन बेस अपने क्लास को कैसे अप्लाई करें, सब कुछ एक बार में पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए पहले बेस मजबूत करिए और धीरे धीरे आने वाले वीडियो में आप लोगों को सारा चीज़ सिखा दिया जाएगा, जिसको सीख करके आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।